बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your instructor मोहम्मद इरफान कय्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 14 सितंबर इवनिंग बैच के अंदर जो पीएमसी का पेपर हुआ उसका केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो हम लोग इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बच्चों, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, काइंडली वो अपने एग्जाम के बाद अपने जो ऑथेंटिक एमसीक्यूज हैं वो मेरे साथ लाजमी शेयर करें, ताकि आपसे जो बाद जिन बच्चों का पेपर है उनको भी फ़ायदा हो सके। और मैं नेक्स्ट सेशन में से 2022 के लिए एमसीक्यूज हैं वो कंपाइल कर रहा हूँ, क्योंकि पीएमसी का एमसीक्यूज बैंक यही है। नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं में से एमसीक्यूज होंगे तो उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो गौर करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको इस चीज़ का अजर देगी और आप लोगों को जो है वो कामयाबियाँ अता करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव डैश ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चे, हमारे पास तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमारी जुबानों के ऊपर जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ऐसी कोई भी ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। पहले कहता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग अब सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी हो सकती है। पहले कहता है ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जितने भी हमारे पास 3D के एलिमेंट्स हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो ही नहीं करते, वो 1 से लेकर 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो कर रहे होते हैं। मीन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास नहीं हो सकता। फिर कहता है कलरलेस ऑक्सीडेशन, जो हमारे पास किसी भी चीज़ का कलरलेस होना, ये चीज़ के साथ रिलेट करता है कि डी के अंदर या तो जीरो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन हमारे पास पहले 10 जो 3D के एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 3D जो है वो हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड होता है। बाकी 3D के 9 एलिमेंट्स के अंदर हमें लाजमी तौर पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, तो वो तो कलरलेस नहीं हो सकते। मीन से ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर कहता है कि 7, तो बच्चे तमाम के तमाम एलिमेंट्स 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। मैंगानीज या फिर अपनी आयनिक फॉर्म के अंदर आयरन भी +7 की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो सिर्फ चंद एक एलिमेंट शो करते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। कलर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड किस चीज़ के साथ रिलेट करती है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल हैं वो हमारे पास पार्शली फिल्ड या फिर हमारे पास इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो चूंकि बच्चे हमारे पास इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर्ड जो है वो हमें देखने को कंपाउंड देखने को मिले होते हैं। हाल तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है 3D10, लेकिन बाकी तमाम ऑप्शंस के मुकाबले में हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगी, तो हम लोग इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा कि कलर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमें देखने को मिलती है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत मार्क है, जो मैं बता रहा हूँ उसको कलर्ड इसकी जो है वो सही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू। बच्चे, यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल बताना है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल पूछा जाता है तो हमारे पास ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एक OH ग्रुप मौजूद है और एक हमारे पास है वो बेंजीन जो है वो हमें मौजूद देखने को मिल रहा है। बच्चे, हमारी बुक के अंदर ना फिनॉल के 2 रिएक्शंस लिखे हैं, एक उसने लिखा है ड्यू टू OH ग्रुप और एक उसने रिएक्शन लिखे हैं ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब वहाँ पे वो एक बात लिखता है कि हमारे पास जो OH ग्रुप वाले रिएक्शन है ना वो लीस्ट फेवर होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सके ऐसा ईजी नहीं होता। पॉसिबल तो होता है लेकिन ईजी नहीं होता। तो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे पास लेस फेवर्ड रिएक्शंस होते हैं। जब लेस फेवर होंगे मीन से ये कम रिएक्शन होते हैं। कम रिएक्शन होने का मुराद यही है कि मतलब इसका यही होगा कि हमारे पास OH ग्रुप जो है वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर आकर अटैक करना जो है मुश्किल हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल बच्चे याद रखिएगा, मैं बारहा बताता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल एन से स्टार्ट होता है। मीन से नेगेटिव स्पीशी उतरे और नेगेटिव स्पीशी ही इसके साथ जाकर अटैच हो जाए, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो चूंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कम रिएक्टिव हैं तो मोर स्टेबल होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल जो है वो हमें OH ग्रुप की वजह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो OH ग्रुप होगा। बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को मतलब ये जो मैंने मार्क किए होते हैं शेडेड के साथ, तो ये गलत हो सकती है। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक होगा, उसे अच्छे से मार्क करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि फेलिंग सोल्यूशन इज। बट हमारी बुक के अंदर ना दो जो है वो एक बेनेडिक्ट सोल्यूशन और दूसरा जो है वो हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन, दोनों का सेम मैकेनिज्म होता है। दोनों के अंदर हमारे पास बच्चे एक ही मैकेनिज्म एक ही किस्म का हमें कलर देखने को मिलता है, सिर्फ इनके अंदर जो सोल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो फेलिंग सोल्यूशन है वो हमारे पास होता है एन अल्कलीन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे सिट्रेट बच्चों ने लिखवा दिया है, अदरवाइज यहाँ पे क्यूप्रिक टार्टेट जो है वो हमारे पास बच्चे मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो यही आ जाएगा क्यूप्रिक टार्टेट। और जो हमारे पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन है उस केस में हमारे पास जो है वो क्यूप्रिक सिट्रेट हमें देखने को मिलता है।
तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्यूप्रिक टार्ट्रेट जो होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता है व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। बच्चे लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना ये हमारे पास क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास है इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन हमें पता है कौन सा प्रोसेस होता है, हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक है। उसके बाद कहता है चेंज इन एक्सोथर्मिक, ये तो गलत। इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स, क्या पार्टिकल्स के अंदर तरतीब आ रही है या जा रही है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में तरतीब होती है एज कम्पेयर टू गैस, मीन टू से यहाँ पे डिक्रीज इन ऑर्डर आता है, इंक्रीज नहीं आता। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आप लोग इसको भी जहन में रखेंगे। फिर कहता है वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेज आ जाती हैं, तो लिक्विड में स्ट्रॉन्गर, गैसेस में वीक। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो है वो हमें देखने को मिल रही होती हैं। उसके बाद जो आप लोग याद रख सकते हैं कि इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर, ये हर एक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये सरफेस फिनोमिना होता है, ये वाली बात भी आप लोग याद रख लें। काफी सारी बातें हैं वेपोरेशन के हिसाब से कि किन किन फैक्टर्स के अंदर किस किस हिसाब से ये चेंज हो रहा होता है। एनी हाउ वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा कि वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेज हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन वी कन्वर्ट ऑयल इनटू फैट। बच्चे जहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा तो वहाँ नीचे ही एक एप्लीकेशन भी लिखी हुई है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड से हमने सैचुरेटेड के अंदर जाना है। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेशन के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे एडिशन करवानी पड़ेगी हाइड्रोजन्स की। तो जब हम लोग H2 ऐड करवा देते हैं तो हमारे पास जो ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट के अंदर। ऑयल क्या है हमारे पास अनसैचुरेटेड, फैट क्या होते हैं सैचुरेटेड होते हैं। ऑयल जो है ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फैट जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा कि हम लोग हाइड्रोजनेशन जो है वो करवा रहे होते हैं। अगेन यहाँ पे ये वाली ऑप्शन ही होगी, यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हाइड्रोजनेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कहता है विच द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज CH3 एज आर ग्रुप। बट हमारे पास जो अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला ही होता है वो हमारे पास ये होता है कि COOH, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हमारे पास NH2 मौजूद होगा। यहाँ पे हमारे पास आर ग्रुप होता है। अगर तो यहाँ पे आर ग्रुप पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा तो इसको हम लोग ग्लाइसिन बोलते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 होगा तो इसको हम लोग एलानीन बोलते हैं। यहाँ पे उसने CH3 के हिसाब से पूछा था तो हमने इसको मार्क कर देना है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एलानीन है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कहता है टू मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चे ये बायो मॉलिक्यूल्स मीन टू से मैक्रो मॉलिक्यूल में से जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है PTB के दूसरे ही पेज के ऊपर। उसने एक जो है वो डायग्राम बनाई हुई है। बच्चे डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास इस तरह से अगर स्ट्रेट चेन के अंदर मोनोमर्स अटैच होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होती है। अगर हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट चेन तो हो लेकिन साथ में हमें कोई ब्रांच भी देखने को मिले लाइक इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास ब्रांच आ जाते हैं। और तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है क्रॉसलिंक। क्रॉसलिंक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लाइक हमारे पास इस तरह से लीनियर जो है वो पॉलीमर्स आपस में मौजूद हों और इनकी आपस में बॉन्डिंग बना दी जाए। ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास क्रॉस लिंक की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एनी हाउ यहाँ पे उसने किस चीज़ के बारे में पूछा था, उसने कहा स्ट्रेट लाइन के अंदर मौजूद हैं तो हमारे पास लीनियर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कहता है कि यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज। बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट पे बच्चे जॉल बता रहे होते हैं, लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास इसका जो यूनिट होता है एक्टिवेशन एनर्जी का वो हमारे पास जॉल पर मोल जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। मैं आप लोगों को प्रूफ भी देता हूँ कि हमारे पास इसका लाइक हम लोग जो स्लोप निकालते हैं, स्लोप का फार्मूला क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी के केस में। पहले तो हमें ये पता है कि स्लोप का जो यूनिट होता है वो हमारे पास जिस तरह का टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, वही हमें यूनिट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बच्चे हमारे पास जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 आर। 2.303 तो कुछ होगा नहीं, आर हम लोग पुट कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट होता है बेसिकली जॉल पर मोल होगा। और जो आर के यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास जॉल पर मोल पर केल्विन होते हैं। तो जॉल पर मोल से कैंसिल होता है, यही केल्विन पर केल्विन ऊपर जाके केल्विन के अंदर कन्वर्ट होता है, हमें स्लोप का यूनिट जो है वो केल्विन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का बच्चे यूनिट जॉल नहीं होगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट होगा वो हमें जॉल पर मोल जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। बच्चे Ab2 टाइप मॉलिक्यूल SO3, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास SO3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। आप लोगों ने जब पास्लेट पढ़े वेस्पर थ्योरी के तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि चाहे हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हम लोग उनको सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। तो हम लोग इन तीनों को सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। एक हमारे पास ये सपोज कर लेते हैं बॉन्ड आ चुका है कि ये बॉन्ड आ चुका है और एक ये बॉन्ड आ चुका है, 3 आप लोगों के पास बॉन्ड, तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ जाती है,
AB3 टाइप की कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो SO3 क्या है, ये हमारे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। BeCl2 तो हमारे पास होगा कि बेरिलियम सेंटर के अंदर आ जाता है, दोनों तरफ क्लोरीन अटैच आ जाती है, तो हमारे पास SO3 ही जो है वो हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। Hg मरकरी वैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको वैसे थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं करेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर। बच्चे हमारे पास यहाँ पे दो एटम पड़े हुए हैं, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इतने नजदीक आ चुके हैं, जब फर्दर एक दूसरे के नजदीक आना शुरू करेंगे तो इनके दरमियान फिर रिपल्जन फोर्स होगी। बच्चे याद रखिएगा कि जितना दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है, उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उतना ही ज्यादा होता है। मीन से हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस का डायरेक्टली रिलेशन होता है किस चीज के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है किस चीज के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो जब ये एक दूसरे से दूर दूर होती हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनका पोटेंशियल एनर्जी का कंटेंट ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी का कंटेंट जो है वो हमारे पास कम होता है। लेकिन जैसे जैसे लोग दूसरे के नजदीक आते जाते हैं तो इस स्टेज के ऊपर हमारे पास इनका पोटेंशियल एनर्जी का कंटेंट कम होगा और काइनेटिक एनर्जी का कंटेंट जो है वो हमारे पास ज्यादा होता है। तो हम लोग कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाता है एज द टू एटम्स अप्रोच ईच अदर। यहाँ पर मॉलिक्यूल की जगह पे एटम्स आएगा, when two atoms approach each other to form a molecule। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कहता है कि when 1s and 3p atomic orbitals intermix तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। बच्चे अगर s है, ये यहाँ पे हम लोग p लिख देते हैं। अगर एक s और एक p होगा तो वह sp होगा, और अगर एक s और दो p होंगे तो sp2 होगा। और अगर हमारे पास एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर हमारे पास 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दें तो उसको हम लोग sp3 की कैटेगरी के अंदर ले आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 देखने को हमें मिल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। बच्चे हमारी बुक के अंदर दो ही मेथड गिवन है, एक क्लोरोबेंजीन की मदद से और एक सोडियम सार्टोबेंजीन सल्फोनिक एसिड की मदद से। तो वो दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड ही हैं। तो फिनॉल को किससे प्रिपेयर किया जा सकता है, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड से जो है उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा। इसके लिए जो स्पेसिफिक मेथड होता है वो याद रखिएगा बच्चे, हमारे पास डोज मेथड आता है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डोज मेथड से हम लोग किस चीज को प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे पास फिनॉल को प्रिपेयर किया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के विच फॉलोइंग इज अ क्रैकिंग। बच्चे क्रैकिंग होता क्या है, क्रैकिंग हम लोग बोलते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर देना। हायर HC को कन्वर्ट करना है लोअर HC के अंदर। जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और इनकी वोलाटिलिटी क्या होती है, मैंने पहले भी डिस्कशन के अंदर ये बात क्लियर करवाई थी कि बॉइलिंग पॉइंट का और वोलाटिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। किसी भी चीज का जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उतनी देर के साथ वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगी, और वोलाटिलिटी बोलते ही एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स को है। तो हायर हाइड्रोकार्बन का लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करना। लोअर हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम होगा और इनकी जो वोलाटिलिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, हमें इनकी वोलाटिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन देखें बच्चे, हेक्सेन इज अ हायर हाइड्रोकार्बन, हमने इसको ब्यूटेन और इथेन के अंदर कन्वर्ट करवाया, तो ये क्रैकिंग है। ग्लूकोज का इथेन के अंदर कन्वर्ट करवा देना, तो ये हमारे पास अब हायर जो हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन है वो भी हमारे पास सिर्फ एक ही बन रहा है। हमने एक हायर हाइड्रोकार्बन से मोर देन वन जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करने होते हैं। और इथेन का CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट होना ये बेसिकली कंबस्शन के थ्रू ही होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास सल्फा जो है वो हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें बच्चे के ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि COOH जो है वो COOH, तो दो COOH ग्रुप मौजूद है, मीन से डायोइक एसिड होगा, दो कार्बन है तो इथेन डायोइक एसिड जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन में देखने को मिलता है। प्रोपानोइक एसिड जो है वो हमारे पास CH2 CH3 CH2 और COOH देखने को मिलेगा। और प्रोपेन डायोइक एसिड जिसको हम लोग मेलोनिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है कि COOH, यहाँ पे हम लोग CH2 ड्रा कर देते हैं, फिर COOH, तो हमारे पास मेलोनिक एसिड या फिर प्रोपेन डायोइक एसिड आ जाता है। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें अल्फा देखने को मिलेगा, इथेन डायोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 के विच फॉलोइंग फॉर्म हैज एन एंगल ऑफ 120। बच्चे आपने इनमें से बताना है कि हमारे पास किस में जो है वो 120 का एंगल होगा। बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को वो मैंने सीट और अहमद वाली निमोनिक बताई हुई है, अगर आप लोगों को वो निमोनिक नहीं याद तो मैं लाजमी तौर पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैं डिस्कशंस की जो है वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने लाजमी तौर पे वहाँ पे जाके बच्चे ये निमोनिक को पूरे अच्छे तरीके से देखना है, कोई 2 से 2.5 मिनट की होगी, लेकिन आप लोगों के ये जो लिक्विड क्रिस्टल होंगे वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे।
तो मैं यहाँ पे वो सारे के सारा डिस्कस नहीं करने वाला, हम लोग सीधे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कहता है कि इनमें से किसका एंगल जो है वो 120 होगा। बच्चे अगर मोनोक्लिनिक की बात करते हैं तो मोनोक्लिनिक के केस में क्या होता है कि हमारे पास अल्फा और गैमा, सिर्फ एंगल की ही बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे अल्फा और गैमा क्या आते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और जो बीटा होता है वो हमारे पास 90 के बराबर नहीं होता। अगर हम लोग हेक्सागोनल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल के केस में क्या होगा कि हमारे पास अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और गैमा क्या होता है वो हमारे पास 120 के बराबर होता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसका एंगल जो है वो 120 होता है, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अगर टेट्रागोनल की बात करते हैं तो इसमें तीनों के तीनों एंगल अल्फा बराबर होता है बीटा के, और बीटा बराबर होता है गैमा के, और तीनों के तीनों जो है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। अगर हम लोग ट्राइगोनल की बात करते हैं तो इन केस ऑफ ट्राइगोनल हमारे पास क्या होता है कि अल्फा बीटा और गैमा तीनों बराबर तो होते हैं, लेकिन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 एंड इट मस्ट बी लेस देन 120। मीन से 120 का ये भी नहीं कोई भी एंगल होगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हेक्सागोनल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सॉलिड्स आर ब्रिटल बिकॉज ऑफ। बच्चे आप लोगों ने आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा कि हमारे पास सपोज करें ये पॉजिटिव आयन है, ये हमारे पास नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव और ये क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव, और इसी तरह से नीचे नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो अब नया केस बनेगा। मैं इसका दूसरा जो नया केस है वो नीचे बनाने लगा हूँ। लाइक नेगेटिव के सामने अब नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाएगा, फिर अगेन नेगेटिव के सामने, क्योंकि ये जो है ये ट्रैवल करके यहाँ पे आ चुका है, ये ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह से पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। तो एक दूसरे के सामने सेम चार्ज वाले आयंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान ये इस तरफ को रिपेल करेगा, ये इस तरफ को रिपेल हो जाएगा। तो हमारे पास ये चीजें टूट जाती हैं, टूटने के नतीजे में चमक सी पैदा होती है, और इसी को हम लोग ब्रिटलनेस का नाम देते हैं। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ऑपोजिट आयंस, ऑपोजिट नहीं सेम आयन जो है वो रिपेल करेंगे ईच अदर ऑन अप्लाइंग फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। बच्चे हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर दो ही ऐसे एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास ब्रोमीन है और दूसरा जो है वो हमारे पास मरकरी होता है। ब्रोमीन क्या है, ये हमारे पास हैलोजन है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाता है, और दूसरा हमारे पास जो मरकरी है वो हमारे पास मेटल की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास मरकरी आ जाएगा। ये आप लोगों ने क्लास 9 के पहले ही यूनिट के अंदर इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 ग्राम CO2 एट 1 to 5 डिग्री सेल्सियस व्हेन वॉल्यूम इज 1 लीटर। बच्चे सबसे पहले तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर क्या था 1 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर 273 को आपने ऐड करना था, तो हमारे पास बन जाता है 398 केल्विन जो है बच्चे हमारे पास आ जाता है। हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है, PV इक्वल टू NRT या फिर P इक्वल टू NRT बाई V जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। बच्चे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास 1 ग्राम है, मोलर मास 44 होगा। R की वैल्यू 8.3 पुट कर देते हैं। टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 398, अगर मैं सपोज कर लूँ मैं इसको 400 पुट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास 1 ही गिवन है। बच्चे यहाँ पे 8.3 है और यहाँ पे 44 है। अगर अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको लेकर आए तो हम लोग कह सकते हैं, मैं पहले पॉइंट को ही खत्म कर देता हूँ, जीरो में नीचे लगा देता हूँ। बच्चे अब यहाँ पे अगर मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली करना हो तो 44 इंटू 2 88 आ जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली करने के लिए तो ये 2 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 40 आप लोगों के पास 800 के नजदीक तरीन मीटर से 780 से लेकर 800 की रेंज के अंदर अंदर आपके पास जो भी ऑप्शन मौजूद होगा आप लोग उसको सिलेक्ट करें होते। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स इन बेंजीन। बच्चे बेंजीन के अंदर हमारे पास 6 के 6 कार्बन जो है वो हमारे पास इक्वलेंट होते हैं। किसी भी कार्बन के ऊपर हम लोग पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं, तो हमारे पास जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास एक ही होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमें अल्फा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, कहता है कि इन एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड मस्ट बी अटैच विद। बच्चे एल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड होकर एक तरफ हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो कार्बन हो जो मर्जी हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ अटैच होना हमारे पास जरूरी होता है। तो C डबल O मस्ट बी अटैच विद हाइड्रोजन। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, कहता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम लेड। बच्चे हमने इथाइल ब्रोमाइड का सोडियम लेड के साथ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के यूनिट के अंदर हमारे पास मौजूद है कि जब हमारे पास 4 मोल्स ऑफ C2H5Cl जो है वो हमारे पास कंबाइन करते हैं किस चीज़ के साथ, Na4Pb सोडियम लेड के साथ जो है वो हमारे पास कंबाइन करते हैं। तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, सिंपली यहाँ पे हमारे पास जब सब्स्टिट्यूशन होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी CH3CH2 4
मीन से C2H5 की पावर 4 और साथ में हमारे पास जो है यहाँ पे लेड आ जाता है। लेड जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है वो इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है और हमारे पास 4 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो हमारे पास ये 4 इथाइल मीन से टेट्रा इथाइल लेड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड। इसी तरह से अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी मिथाइल टेट्रा मिथाइल लेड और इनको हम लोग जो है एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि टू मेन टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर। बच्चे चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स के पहले ही पेज के ऊपर क्लासिफिकेशन गिवन है। इसमें से ज्यादातर अब रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस टेबल को लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से आप लोगों ने करके जाना है। कहता है कि अगर हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं तो इसको सबसे पहले किस बुनियाद के ऊपर करते हैं। मीन से जो इसकी दो मेन टाइप्स होंगी तो बच्चे वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही होती हैं। आगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी हम लोग जो है वो सिंथेटिक और नेचुरल के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें 4 ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑर्बिटल विल बी फिल्ड आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ 4s। बच्चे इसके लिए n+l रूल फॉलो करते हैं। n+l रूल कैलकुलेट कर लेते हैं। 4s के लिए n की वैल्यू 4, अब l की वैल्यू याद रखिएगा, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3। अब यहाँ पे देखें अगर s है तो इसकी वैल्यू 4 + 0 हमारे पास 4 आ चुकी है। 2p देखें तो 2 + p की वैल्यू 1, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास 3 आ चुका है। 3p को देखें 3 + 1 और इसकी वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। 4p को देखें तो 4 + 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर जो है हमें 5 देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 3d की बात करते हैं तो 3d के केस में हमारे पास 3 + d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 थी, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 3 + 2 जो है वो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास जो है वो 5 आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 4s को फिल करने के बाद आपने एक ऐसे ऑर्बिटल को फिल करना है जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। तो 4 से ज्यादा एनर्जी किसकी है, पहले तो देख लें, एक 4s है, एक हमारे पास 3p है, इनमें से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। इसका आंसर भी 4, इसका आंसर भी 4। हमने कहा था कि अगर आंसर हमारे पास सेम आता है n+l वैल्यू का तो एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होती है। मीन से 4s की एनर्जी ज्यादा है तो अब इलेक्ट्रॉन 3p के अंदर नहीं जा सकता, 3p के अंदर पहले ही फिल हो चुका है क्योंकि पहले कम एनर्जी वाले होते हैं फिर ज्यादा वाले। 4s के बाद अब आपके पास दो आते हैं, एक 4p है और एक हमारे पास है 3d। दोनों की एनर्जी कितनी है, 5। इन दोनों में से उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी अभी कम है। तो इन दोनों में से n की वैल्यू किसकी कम है, हमारे पास 3d की एनर्जी कम है तो इसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हमारे पास 4s के बाद जो राइट ऑप्शन में देखने को मिलेगा वो हमारे पास 3d आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कोल टार कंटेन मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन्ड बाय। तो बच्चे चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारे पास सोर्सेज के अंदर ये लाइन मौजूद है, हम लोग इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बीच ट्रांजिशन मेटल इज ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। तो बच्चे हम लोग वहाँ पे आयरन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आया, 12 ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, वो हमें आयरन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इनके अलावा कोई हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि कहते हैं फॉर द इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। तो बच्चे यूवी लाइट का इस्तेमाल कर लें या फिर आप लोग सन लाइट का इस्तेमाल कर लें या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल कर लें, तो तीनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके आप लोग जो है वो इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इनिशिएशन के अंदर बच्चे याद रखिएगा कि हम लोग कोई भी एक न्यूट्रल स्पीशी को पकड़ के उससे हम लोग जो है वो फ्री रेडिकल्स को जनरेट करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास यूवी लाइट जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन के तौर पे हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 27 के कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू। बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आपको ऑप्शन में आता है कॉम्प्लेक्स, तो वो भी राइट ऑप्शन हो सकते हैं। आपको ऑप्शन में आ जाता है हमारे पास डी ट्रांजिशन, तो वो भी आप लोगों के पास राइट ऑप्शन आ जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ आ रही है आप लोगों के पास राइट ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर। बच्चे यहाँ पे आप लोगों का बुक के अंदर लाइन मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोगों के एफएससी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बच्चे फैट्स, चर्बी वगैरह ये हमारे पास नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन्स हमारे अंदर पाई जाती हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। अल्केन्स, मार्श गैस, कुदरती गैस उसके अंदर 85% मौजूद होती है, नेचुरली एग्जिस्ट करती है। लेकिन बच्चे याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड जो है ना ये हमारे पास सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब नेचर के अंदर मौजूद नहीं होते, हम लोग इनको लैब्स के अंदर ही प्रिपेयर करवाते हैं। और हमारी बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं ना मेथड, वो कौन से लिखे हैं, हमारी बुक के अंदर लिखे हैं अल्कोहल से इनको तैयार किया जाता है। और अल्कोहल से ही क्यों तैयार किया जाता है बच्चे याद रखिएगा, हमारे पास इर्द गिर्द जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड
इनको प्रिपेयर करने के लिए पाया जाता है वो हमारे पास अल्कोहल बहुत ज़्यादा वैरायटी के अंदर हमारे पास मौजूद होता है, तो हम लोग अल्कोहल्स का इस्तेमाल करके जो है वो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो है वो नेचर के अंदर जो है वो नहीं बने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी और इन डिस्कशन से फायदा हो रहा होगा। जो बच्चे इन डिस्कशन को सुनते हैं और उनके पेपर्स हो रहे हैं, वो भी बच्चे आके बताते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ पेपर हमें देखने को मिल रहे होते हैं। इवन ये भी जो मैंने 28 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, ये 3 डिफरेंट स्टूडेंट से इकट्ठे किए हैं। तो उनको जो जो क्वेश्चन याद थे, मैंने उनसे ये क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे करके आप लोगों के सामने रखे हैं। तो अगर आप लोगों को डिस्कशन पसंद आ रही है और मेरी जो मैंने आप लोगों से शुरू में रिक्वेस्ट की थी उसके ऊपर लाजमी तौर पर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला की दात आप लोगों की हमें नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।